ठीक है भैया, शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लास्ट टाइम अपने जितना पढ़ लिया है उसको भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। जो लास्ट टाइम पढ़ लिया है उसको भी अपन एक बार रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद में एक दो टॉपिक और बाकी है, तो आज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सुनते जाना भैया कहानी, प्लीज इधर देखो, आवाज में इधर देखो। ग्रेविटेशन, देखो सबसे पहली बात जो है हमने कल पढ़ा था, लास्ट टाइम पढ़ा था कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, लास्ट वीडियो भी डाला था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मान लो मैं हूँ तो मैं इस चेयर को अट्रैक्ट करूँगा, ये चेयर मुझे अट्रैक्ट करेगा। ये जो हमने पढ़ा कि सारी चीज़ें जो दुनिया में हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्शन का फोर्स यही क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सुनते जाना भैया, पूरी समरी तरफ से पढ़ा रहे हैं अपन। यानी दुनिया में सारी चीज़ें एक दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है यही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई परेशानी? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको सबसे पहले बताया भैया न्यूटन ने। किसने बताया? न्यूटन ने। तो इसका नाम हमने रख दिया कि न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, यानी दुनिया में सारी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती हैं उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन ने। किसने बताया? इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हमें ये देखना है भैया कि कितना होता है ये न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कितना होता है ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसमें जो फोर्स होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमें बताता है कि वो जो फोर्स दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रही है तो वो फोर्स कितना है, वो फोर्स कितना है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडी के मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं F इजिकल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक g आएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये वो फोर्स है भैया जो न्यूटन ने कहा कि अगर दो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर g की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। शांति से बैठना है भैया, ठीक है, -11। तो ये तो हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशन क्या है। जब भी कोई दो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो वो क्या है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना होगा, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन, यानी वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत? ये पढ़ चुके हैं अपन पहले भी। चलो, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था, फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई चीज, मान लो ये मार्कर को मैं यहाँ से फेंकूंगा, किसी भी चीज को मैं यहाँ से फेंकूंगा, जब भी कोई चीज अर्थ की तरफ गिरती है, मतलब जब भी कोई चीज अर्थ की तरफ गिरती है, जब भी कोई चीज अर्थ की तरफ गिरती है तो वो किसमें, किसके इन्फ्लुएंस में गिरती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरती है। किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो हम उसको बोलेंगे फ्री फॉल। व्हेन एन बॉडी pulls down towards the earth under the influence of gravity, the body is said to be
फ्री फॉल। जब भी कोई बॉडी अर्थ की तरफ गिरती है बेटा, और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से अगर गिर रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिर रही है, हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। यानी जब मैं इस चीज को यहाँ से छोड़ूंगा तो अपने आप नीचे गिरेगी। अगर मैं इसको यूं पुश करके फेंक रहा हूं तो ये फ्री फॉल नहीं है, ये तो मैं अपनी एडिशनल फोर्स लगा रहा हूं। बट मैं इसको सिंपली छोड़ दूं और अर्थ अपने आप इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे जा रही है, ये क्या कहलाएगा? फ्री फॉल। क्या कहलाएगा? वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है स्मॉल जी, वो कितना होता है? हम लोगों ने पढ़ा था, वो होता है कैपिटल G अपॉन M अपॉन R स्क्वायर। ये भी बता दिया था लास्ट लेक्चर में। ये कैसे आया तो देखा जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है वो होता है M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू कैपिटल G होता है। तो ये जो फोर्स है ये किसी एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, M1 पे, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो नीचे लग रहा होगा, तो M1 G इक्वल टू क्या हुआ होगा? M1 M2 इंटू कैपिटल G अपॉन R स्क्वायर। M1 से M1 कटा तो स्मॉल g बराबर क्या बचेगा? देखो, कैपिटल G M2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी लास्ट पढ़ा दिया था। एक डिफरेंस भी पढ़ाया था कि स्मॉल g और कैपिटल G में डिफरेंस क्या होता है। ये कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, इसकी वैल्यू चेंज होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? लिख लो 1 मिनट। तो ये भैया ये कब है? जब बॉडी फ्री फॉल कर रही होगी तो इस वाले एक्सेलरेशन से वो फ्री फॉल करती है। लास्ट चीज हमने ये भी देखी थी भैया कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सारी चेंज हो जाती है। पहली इक्वेशन हमने पढ़ी थी v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वो चेंज हो जाके क्या हो जाएगी? v इजिकल टू यू प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन होती है हमारी एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये चेंज होकर हो जाएगी एच इजिकल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर। आवाज गूंजेगी अगर अपन सब लोग कंटिन्यू बोलेंगे, तो सिर्फ अपन को सुनना है। तीसरी इक्वेशन वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये कन्वर्ट होकर हो जाएगी वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगी। ये जब है जब बॉडी फ्री फॉल कर रही है, और बॉडी को अगर हमने ऊपर फेंक दिया उल्टा, तो ये जहां भी ये जी की वैल्यू आ रही है ये सब क्या हो जाएगी? ये सब माइनस जी हो जाएगी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या हो जाएगी? माइनस जी, क्योंकि अपने हम डायरेक्शन अपोजिट कर दिए। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना बाकी है? यानी ग्रेविटेशन का ये वाला पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें जो नया टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है ओनली थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। एक बीच में छोटा टॉपिक और था, मास और वेट का। इसका मास और वेट का, इसका मास और वेट का, मास और वेट, ये भी पढ़ चुके हैं। मास क्या होता है? जो सब्सटेंस किसी बॉडी के अंदर होगा और उस सब्सटेंस से जो फोर्स लग रहा होगा वो वेट कहलाएगा। एक्चुअली वेट एक फोर्स है जो m इंटू जी के बराबर होता है। और मास क्या है? मास इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास लेते हैं केजी में और वेट लेते हैं, वेट किस में लेते हैं? गलत, वेट लेते हैं न्यूटन में। किसमें लेते हैं? न्यूटन। क्यों? क्योंकि वेट भी क्या है? एक टाइप का फोर्स। क्या है? यानी जहां पर हम लोग ये बोलते हैं ना मेरा वजन 50 केजी है, तो वो गलत बोल रहे हैं। हमारा मास 50 केजी है, मास 50 केजी है। वेट तो एक प्रकार का फोर्स है, वेट तो एक प्रकार का फोर्स है जो कि किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। वो भी मास होता है, वजन। यानी जितना हमारा जो सबसे पार्टिकल का मास है, फोर्स कभी जो मशीन हमें दिखाती है वो केजी में यूनिट दिखाती है, तो वो हमारा मास भी मेजर कर रही है, फोर्स मेजर नहीं कर रही है। अगर फोर्स होगा तो हमें न्यूटन में ही लेना पड़ेगा। 55 किलो ही मास वो वेट दिखा रही है, फोर्स नहीं दिखा रही है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें जी का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, जी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने एक बात बताई थी, वो जो हमने बताया था कि भैया अगर 15 केजी वेट है तो मोलिक्यूल जो हमारे अंदर है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। मेरा कहने का मतलब था कि हमारी बॉडी का जो कंटेंट है, जस्ट लाइक अगर अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी में से आप अगर वाटर को रिमूव कर दो, ब्लड को रिमूव कर दो, तो वो जो मटेरियल बचेगा
वो मैंने कहा था, लेकिन एक्चुअल में वो मास नहीं है, मास तो वही है हमारी पूरी बॉडी का वजन है। यानी अगर 50 kg किसी का वजन है तो वो उसका मास ही है। लेकिन बात ये है कि वेट जो है, वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स है जो कि मास इंटू जी से मल्टीप्लाई होगा, तो वेट की वैल्यू हर जगह चेंज हो जाएगी, वेट की वैल्यू हर जगह चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी चेंज? क्योंकि बेटा वेट क्या है, जी, वेट के साथ क्या आ रहा है, जी, यानी जी की वैल्यू जैसे कम ज़्यादा होगी वैसे वेट की वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी। अगर ग्रेविटी जीरो है तो वेट भी जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी जीरो तो वेट भी जीरो है। हमने वो सारी कंडीशंस भी पढ़ी थी कि वेट कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा और कब कब जीरो हो सकता है। वेटलेस कंडीशन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटलेस कंडीशन। अभी जो हमें आज टॉपिक पढ़ना है, नया टॉपिक, वो है बेटा व्हाट इज थ्रस्ट। क्या? व्हाट इज थ्रस्ट? भैया इसको एक लाइन में हम समझेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड फोर्स। मार्कर चेंज कर लो। थ्रस्ट। शिवाय अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। चल कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई भी अगर एक बॉडी है, मान के चलो ये बॉडी है, ठीक है, अगर इसकी सरफेस पे कोई अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। यानी किसी भी बॉडी पर अपवर्ड फोर्स क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा। अब भैया हमें पढ़ना है थ्रस्ट और प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर क्यों जरूरी भैया? से मान के चलो ये मार्कर है, इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये जो मार्कर अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, ये जो मार्कर अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा वो क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर है बेटा किसी एरिया पे लगने वाला थ्रस्ट, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला थ्रस्ट, यानी थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो देखो, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन पर्टिकुलर एरिया। यानी प्रेशर क्या होगा बेटा? प्रेशर होगा थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला थ्रस्ट। क्या है? पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला थ्रस्ट। और थ्रस्ट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर यानी सीधा 90 डिग्री पे लगने वाला फोर्स। अब सुन के देखना भैया, यानी जो प्रेशर है वो एरिया पे कैसा है? इनवर्सली डिपेंडेंट। कैसा है? एरिया पे इनवर्सली डिपेंडेंट। अगर एरिया जो है वो कम हो जाएगा, एरिया जो है कम हो जाएगा तो जो प्रेशर क्या है वो बढ़ जाएगा। एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो भैया कैसे हो रहा है। सुनो, जैसे अभी एक बुक है, अगर मेरी बात सुनना, अभी ये जो पेज है बुक का, अगर मैं इसको ये मेरे जो थंब से अगर मैं इसको ये मोड़ना चाहूँगा तो ये मोड़ जाएगा, लेकिन इसमें मैं होल नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें होल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो मेरा थंब का एरिया है ये एक पर्टिकुलर फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं पेन, ये जो पेन की नोक है, अगर मैं सेम फोर्स इस पेन की नोक से इस पर लगाऊंगा तो इसके आर पार हो जाएगी बेटा। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब जो ये पेन की जो निप है इसका एरिया क्या हो गया? बहुत कम। एरिया क्या हो गया? बहुत कम। और जैसे ही एरिया कम हुआ प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया। यानी सेम फोर्स के लिए अगर हम एरिया को कम कर देते हैं, सेम फोर्स के लिए हम एरिया को
कम कर देते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उस प्रेशर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फोर्स देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में चाकू होता है, चाकू, तो चाकू जब तक वो बढ़िया धार होती है उसमें तो वो आसानी से कट कर देता है, क्योंकि जब बढ़िया वाली धार होती है उसमें बिल्कुल एरिया कैसा होता है, कम एरिया, कम। लेकिन जब यूज हो के क्या होता है, उसकी जो धार है वो मोटी हो जाती है, यानी एरिया बढ़ जाता है। और जैसे एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर वो आसानी से काट नहीं पाता, आसानी से काट नहीं पाता। दूसरी बात देखो भैया, हमारे जो बैग होता है स्कूल बैग, उसकी जो स्ट्रिप होती है वो चौड़ी होती है। क्यों होती है चौड़ी? क्योंकि जैसे हमने एरिया बढ़ाया तो वो जो बैग का वजन आ रहा था, जो फोर्स आ रहा था बैग का, वो हमारे यहाँ कम हो गया। जो प्रेशर लगा रहा था हमारे कंधे पे, वो बैग का वजन क्या लगा रहा था, प्रेशर। जब हमने स्ट्रिप को चौड़ा किया तो वो कम हो गया। अगर वो स्ट्रिप पतली होती तो हमारे निशान पड़ जाते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दर्द होता हमको। क्यों? क्योंकि जैसे हम एरिया कम करते तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो ये प्रेशर क्या करता है, प्रेशर इज द थर्स्ट अपॉन एरिया, थर्स्ट ऑन ए पर्टिकुलर एरिया। और कुछ प्रेशर के एग्जाम्पल अगर हैं तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये एक लकड़ी का बॉक्स है भैया, देखो ये अपने हाथ से इसको पुश कर रहा है तो इसके अंदर होल नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ये पतली वाली पिन जो है, अगर ये इससे इसको पुश करेगा तो इसके अंदर चली जाएगी। क्यों? इसका जो हाथ का एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिन का एरिया बहुत कम है। जैसे पिन का एरिया कम है तो सेम फोर्स में ये इसको पेनिट्रेट कर देगा, सेम फोर्स में ये इस डिब्बे के को पेनिट्रेट कर देगा। तो यानी सेम फोर्स जो है, ध्यान से सुनना भैया, मैं समझा रहा हूँ, यानी एक पर्टिकुलर फोर्स, सेम फोर्स अलग अलग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। जो सेम फोर्स है वो अलग अलग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अगर एरिया बहुत कम है तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। अगर एरिया बहुत कम है तो उस फोर्स से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन अगर एरिया बहुत ज़्यादा है तो उस फोर्स से कम प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि प्रेशर है वो एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं। अब यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट और बतानी है। देखो भैया, प्रेशर की यूनिट होती है बेटा पास्कल। क्या होती है? पास्कल। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ऐसे प्रेशर की क्या होती है? यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होगी? थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स। क्या है? फोर्स की यूनिट बोलो, न्यूटन। क्या? न्यूटन। और एरिया की क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वैसे क्या यूनिट है? पास्कल। क्या है? पास्कल। अब ध्यान से सुनना भैया, कुछ एग्जांपल मैं प्रेशर के बता देता हूँ। जैसे कि स्कूल बैग की स्ट्रिप है वो वाइड होती है। क्यों होती है वाइड? क्योंकि ताकि हमारे कंधों पे प्रेशर कम लगे। दूसरा, जो शार्प नाइफ होता है, जो धार वाला चाकू होता है, वो आसानी से कट कर देता है, लेकिन जो मोटी धार वाला चाकू होता है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है, उससे प्रेशर कम लगता है। और जो निडल की टिप होती है किसी भी सुई की या पिन की, वो बहुत पतली होती है। क्यों होती है? ताकि वो आसानी से अंदर चली जाए। ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं, पीछे वाले टायर, वो बहुत एरिया वाइज बड़े होते हैं। क्या होते हैं? एरिया वाइज। क्यों होते हैं एरिया वाइज बड़े? ताकि वो अंदर जमीन में ना धंसे, अंदर जमीन में ना धंसे। बोलो भैया। जैसे पिछली साल जब हमने ये पढ़ाया था प्रेशर, उसमें तो फॉर्मूला दिया था फोर्स अपॉन एरिया, मतलब थ्रस्ट की जगह। ये जो फॉर्मूला आता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट क्या लिखा है ऊपर अपन ने? थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। अगर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। एक्चुअली में ये फोर्स से ही है। थ्रस्ट क्या है? फोर्स। तभी तो हमने यूनिट क्या ली है? न्यूटन। बट एक्चुअली हम देखें तो फोर्स नहीं बोलेंगे, इसको थ्रस्ट बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कि जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर इस पर फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? इसके सरफेस पे। अगर मैं इसको यूँ अप्लाई करूँगा तो पूरा प्रेशर नहीं लगेगा, यानी जितना सरफेस में मैं टच करूंगा और जितना फोर्स परपेंडिकुलर उस सरफेस पे लगेगा वही प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर और डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। अगर और डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स ही प्रेशर क्रिएट करता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। इसलिए थ्रस्ट लिखा ज़्यादा बेटर है। फोर्स लिखोगे चल जाएगा पर थ्रस्ट ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात सुनो, दो चीज़ और पढ़नी है हमको कि लिक्विड कैसे प्रेशर लगाता है और गैस कैसे प्रेशर लगाती है। ये तो अभी हमने हाथ से पढ़ा,
हाथ से किया, पेन से किया। तो दो टॉपिक और हैं, लिक्विड और गैस, कि प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड और प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। इसको लिख लो भैया, यहाँ तक लिख लो तब तक। देखो इसके बाद हमें पढ़ना है कि जो लिक्विड होता है वो जो लिक्विड प्रेशर अप्लाई करता है, तो लिक्विड कैसे प्रेशर अप्लाई करता है। बहुत अच्छा टॉपिक है। एक तो ये समझना है, इसके बाद में एक डेंसिटी के बारे में टॉपिक है, डेंसिटी पढ़ना है, और कैसे कोई चीज़ फ्लोट करेगी, कैसे कोई चीज़ सिंक करेगी, क्या चीज़ पानी में तैरेगी, क्या डूबेगी, वो पता चलना है। हम पढ़ते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, यानी लिक्विड जो है वो कैसे प्रेशर लगाता है। ध्यान से सुनना भैया इस चीज को। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान के चलो अगर मैं एक स्पेयर ले लेता हूँ और इसमें पानी भर देता हूँ, एक्सपेरिमेंट से समझते हैं अपन। और इसमें अगर मैं पूरा पानी भर देता हूँ और मैं इसको टाइटली पैक करता हूँ और उसमें प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है, बलून लेके चलो, एक बलून को हमने पानी से भर दिया और पूरा भर के टाइटली पैक कर दिया बलून को, और बलून में मैंने 4 छेद कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, और बलून, आवाज़ नहीं करनी भैया, बलून में क्या कर रखे, 4 से 5 अपन ने इसमें छेद कर रखे हैं। तो जो बलून में से जो पानी निकलेगा वो सभी डायरेक्शन में सेम निकलेगा, इक्वल। क्यों निकलेगा? क्योंकि जो लिक्विड होता है वो किसी भी सरफेस पे इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है, किसी भी सरफेस पे इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है, यानी और हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है, इक्वल भी करता है और हर डायरेक्शन में अप्लाई भी करता है। ठीक। इसके अलावा एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मान लो किसी बीकर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, अब अगर मान के चलो हम इस बीकर में यहाँ होल कर देते हैं, इससे जो पानी गिरेगा वो यहाँ तक गिरेगा, यहाँ पे होल करते हैं बी पॉइंट पे, ये जो पानी गिरेगा थोड़ा आगे गिरेगा, और अगर नीचे होल करते हैं तो पानी को और दूर फेंकेगा। इसका मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, पानी की डेप्थ, गहराई बढ़ती जाती है, उस पर प्रेशर बढ़ता जाता है, तो 2 पॉइंट हमने समझे कि लिक्विड जो होता है, लिक्विड जो फोर्स लगाता है वो सारे डायरेक्शन में लगाता है, इन ऑल डायरेक्शन, और वो जो प्रेशर लगाता है लिक्विड वो बढ़ता जाता है हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी अगर हम हमारे को देखें, समुद्र में अगर हम नीचे जाते जाएंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि और लेक्चर्स भी तुम्हारे कंटिन्यू होने, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोबारा जब भी कंटिन्यू करेंगे तो प्रेशर दोबारा से पढ़ा दूंगा, और एक चैप्टर है अपना उसका बायोन्सी फोर्स वगैरह है, वो भी एक टॉपिक है, वो भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, कल अपना खत्म हो जाना चाहिए।